अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से फैसल वाडा ने बड़े ज़ोरदार दबंग तरीके से कहा कि अपोजिशन की जानिब से 3 लोग आकर बैठ जाएँ और हमारी जानिब से 3 लोग आएंगे और एक इकॉनमी के ऊपर एक मुनाजरा कर लेते हैं। और मुनाजरा क्या होगा कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही इन 2 सालों में या नून लीग के दौरे हुकूमत में। उन्होंने बाई नेम दावत दी या चैलेंज किया कि उधर से शाहिद खाकान अब्बासी आ जाएँ जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, या ज़ुबैर साहब आ जाएँ जो भाई हैं असद उमर के, और मिफ्ता आ जाएँ जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे। तो हमारी तरफ से असद उमर, हफीज़ शेख या हमाद आएंगे। तो हमने किया ये कि प्रोग्राम में ऑन एयर भी दावत दी। उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हमारे प्रोड्यूसर्स ने तीनों अफराद को इधर से भी और उधर से भी दावत दे दी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को हमने उधर से बुलाया, दावत दी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं और जमात के बड़े लीडर भी हैं, इनको बुलाते हैं। इधर से हफीज़ शेख आ जाएँ या असद उमर आ जाएँ तो सवालों का जवाब एक दूसरे से दे लेंगे ऑन एयर और लोगों को भी पता चल जाएगा कि किसकी कारकर्दगी अच्छी किसकी बुरी। लेकिन इस वक्त खाकान साहब हमारे पास स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से तीनों लोग जिनका चैलेंज लेकर वाडा साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे, उन तीनों में से कोई भी नहीं हमारे पास आया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मैं एक छोटा सा वो स्टेटमेंट सुना दूँ जो कल वाडा साहब ने कहा था, ताकि याद ध्यान नहीं हो जाए। जिसने नहीं भी देखा दिखाइएगा जी क्या कहा था उन्होंने। ऐसे करते हैं, ये नदीम मलिक लाइव के अगले 30 के 30 प्रोग्राम में इस पूरे पैनल को आपके वक्फ करता हूँ। ये अपने बंदों की जिम्मेदारी फ्लोर ऑफ द हाउस में बात की, प्राइम मिनिस्टर के सामने आप अपने बंदों की दस्तयाबी यकीनी बनाएं, इनके बंदों का। ये तो बड़ा अच्छा काम है, ये तो नेकी का काम है, ये करें। प्रोग्राम करता हूं, कुछ और नहीं करता। आप कर लें, ये आपको सवाब भी 6 बंदों के पैनल के ऊपर मैं प्रोग्राम किया करूंगा। आप मुझे अपने बंदों की टीम इंश्योर करें। मैं आपको बताता हूं, 2-2 घंटे का कर लूंगा, आप 4 करें, आप 2-2 घंटे का करें। सर सब कल दावत दे दें, इनके हफीज शेख साहब को भी और उधर से नून वालों को भी एक को बुला लें, ठीक है? ऑन एयर कह दिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इस वक्त पाकिस्तान का हर मसला घूम फिर के पाकिस्तान की इक़्तिसादी मुश्किलात से जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ देखें तो सियासी मसाइल जो हैं वो लगता है कि हावी आए हुए हैं। एक मैच चल रहा होता है कि उज़ैर किसका करीब था, वो पप्पू किसके साथी था, कत्ल किसने ज़्यादा किए हैं, किसने पॉलिटिकल सपोर्ट दी है। इस पे बहस ज़्यादा होती है आप लोगों की, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स यही आती हैं लीडर्स की। असल जो मसला है इकॉनमी है जो बैठी हुई है, उसके ऊपर तवज्जो कम। देखिए, सियासत पीछे रह गई है, अब असल मसला इकॉनमी का है, उसको सही करना है और बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये पहले तय कर लेंगे किसने किया है, ठीक है? आपने खराबी की है या उन्होंने की? हम तो गवर्नमेंट में नहीं है ना, रिकॉर्ड आपके पास है। अगर हमने खराबी की है बता दें अवाम को क्या खराबी की है। यहाँ पर ये पहली हुकूमत है, हर वजीर अपना काम नहीं जानता, अपना महकमा तबाह हो रहा है, दूसरों की बातें करता है। वाटर के मिनिस्टर कह रहे हैं जी इकॉनमी में मुनाजरा कर लें, ठीक है? मुझसे मुनाजरा कर रहे हैं, इमरान खान को भेजें। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, असेंबली में आकर बात करें कि आपने 2 साल में क्या अचीवमेंट्स किए हैं इकॉनमी में। ऐसे बात होती है ना। हम भी उधर बैठे हैं, आप आएँ, तशरीफ़ फरमा हो, हमें उसामा बिन लादेन का ना बताएं, हमें धमकियाँ ना दें, धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुल्क के अवाम को बताएं कि आपने 2 साल में क्या इकोनॉमिक अचीवमेंट की है। आपको धमकी दी किसने? प्राइम मिनिस्टर ने आपके सामने धमकी दी, उसने कहा मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे कहता मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, फिर क्या होगा? अवाम तमाशा देख रहे हैं। हुकूमत आपके पास है, आपके पास कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, सामने रखें, टीवी पर लेकर आएँ। मैं इस हुकूमत के 10 करप्शन के इल्ज़ाम आपने कल गिन के बता दिए ना। ये तो अभी कोई टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जितनी करप्ट हुकूमत ये है पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई, कम से कम मैंने 85 के बाद नहीं देखी। आप बाकी सब छोड़ दें। आप जिस दिन हमने छोड़ा, जिस दिन हमने छोड़ा, क्या करप्शन की इन्होंने? सर आप ब्लैक में करप्शन में शुरू हो जाऊं गिनना, बताएं क्या? पोर्ट एंड शिपिंग को देख लें। पोर्ट एंड शिपिंग में क्या हुआ? सर्विंग एडमिरल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि जो मिनिस्टर है मुझे कह रहा है जी 15 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड ना करें, 70 मिलियन वाले को दे दें। 55 मिलियन की खैरात देनी है ना। आप फाइनेंस में देख लें, स्टेट बैंक में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है सर? मुझे दुनिया का मुल्क बता दें जहां 6% से पॉलिसी रेट 13 पे गया हो और वापस 7 पे आ गया हो 1 साल के अंदर। पाकिस्तान है ना सर, पाकिस्तान है ना। क्यों किया? क्यों किया? ये हकीकत नहीं है कि आप हॉट मनी लेकर आए 13% पे, आपने रुपी डॉलर पैरिटी को स्टेबल रखा उस अरसे में। 10% से ज्यादा का मार्जिन अवेलेबल था उन लोगों को जो लेकर आए। वो कौन लोग थे बताइए ना। मैं आज पूछा है हमने, कोई नहीं बताता। वो जब नाम सामने आएंगे कौन लोग थे आपको पता चल जाएगा।
आपको पैसा मिल रहा है बाजार में 6% पे, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, आप हॉट मनी के पीछे लगे हुए 13% पे। आपका डेट सर्विसिंग 1500 का हमने जो बजट बनाया था ना 18-19 का, 1500 की डेट सर्विसिंग थी, वो चली गई 3200 पे। इजाफा कितना हुआ? 1500, 1700। आपका डिफेंस बजट 1500 है, आपने एक डिफेंस बजट ऐड कर दिया डेट सर्विसिंग में। ये अचीवमेंट है इस हुकूमत की। पूरी फेडरल गवर्नमेंट चलती है 450 पे, आपने ऐड किया डेट सर्विसिंग में 1700। ये 4 साल का हुकूमत का टोटल एक्सपेंडिचर है। मजमूई तौर पर अगर कर्ज़ों की देखने बात, तो आपके जो अदवार हैं पीपल्स पार्टी का, फिर PMLN का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कोई बहुत अच्छी मिसाल के तौर पर सामने नहीं आते। पीपल्स पार्टी के दौर में ये 8000 से 15000 पे गया, आपके दौर में 15 से 25 पे गया, अब ये 25 से 35 या पता नहीं कितना हो चुका है सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का। सर टोटल देखें तो 43,000 मैं डेट बता देता हूँ। डेट बड़ा सिंपल है। हमने जब छोड़ा तो 24.2 था, आज वो 34.4 है, यानी 10.2 का इजाफा हो गया। अभी 30 जून के नंबर अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, अभी ये 30 जून के नंबर भी नहीं जी, अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, ये इजाफा हो गया। तो हमें ये बताएं कि ये पैसा गया किधर? आपके ख्याल में कहाँ गया? डेफिसिट्स हैं, आप आमदन कर नहीं सके, खर्चे बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन है, बात खत्म हो गई। आप हर हुकूमत, ये बात याद रखें, कोई मुआवजा नहीं है, हर हुकूमत कर्जे लेकर ही गुजारा करती है, लेकिन उन कर्जों का मसरफ क्या है? क्या वो प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या वो ग्रोथ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? तो वो पॉजिटिव हैं। लेकिन वज़ीर आज़म का ख्याल ये है कि ये NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए एक वो गले की फांस बन चुकी है। रेवेन्यू उधर चला जाता है सूबों को, वफाक के पास कुछ बचता नहीं। ये तो पहले भी है ना, यही थी ना, यही अमेंडमेंट में सब काम कर रहे थे, पीपल्स पार्टी भी काम कर रही थी, हम भी काम कर रहे थे इसी अमेंडमेंट के साथ। आपने रेवेन्यू बढ़ाया है। रेवेन्यू तो एक तो सवाल पूछना पड़ेगा इनसे, 100 अरब की इन्होंने वो जो सप्लीमेंट्री डाली है उसका सवाल जवाब हुआ है असेंबली में? जी, सप्लीमेंटरी बजट के अंदर वो 100 अरब का कोई बिल डाला गया। सर बहुत सी चीजें डाली हुई हैं, सवाल जो आप यहाँ किसको करें? टैक्स रिफंड्स को उधर पार कर दिया। जी, मैं ये कह रहा हूँ ना, वो हर तरह, कभी कहते हैं वो अपने एहसास बढ़ा दिया, पैसे नजर नहीं आते कि एहसास कब बढ़ा है, कहाँ बढ़ा है। आप ये देखें कि 18वीं तरमीम और NFC इस पे बात करने के लिए आपकी जमात तैयार है? बिल्कुल तैयार है। हमसे बात करने का फायदा नहीं है, क्योंकि NFC अवार्ड सूबे, मरकज और सूबे के दरमियान होता है, कंसेंसस से उसका फैसला करना पड़ता है। मैं आईनी तरमीम कर देता हूँ, ठीक है, मैं आईनी तरमीम के सूबों को सिफर दे दें, ना दें उनको पैसा, यानी तरमीम हो सकती है, मुमकिन है। क्या NFC अवार्ड में आप ये फैसला कर सकेंगे कि सूबों को पैसा ना मिले? जहाँ पर कंसेंसस से एक सूबा भी कहे मैं नहीं मानता, बात खत्म हो जाती है, वफाक के मैं नहीं मानता, बात खत्म हो जाती है। क्या 18वीं तरमीम में यही एक इशू है NFC या और भी मसाइल? नहीं, मैं तो आपसे सुनता हूँ ना, हमें तो आज तक किसी वजीर ने नहीं बताया, मुनाजरा करने वाले वजीर ने या दावत देने वाले वजीर ने, किसी ने नहीं बताया कि आप क्या तरमीम चाहते हैं उसके अंदर। देखिए 2-3 इश्यूज हैं जिस पे 2 साल से हुकूमत गोल दायरे में घूम रही है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो ये गिरदाब जो है पूरे मुल्क को लेकर बैठ जाएगा। एक आपका नैब है, जिस तरीके से केसेस को परसू करता है, तहकीक किए बगैर बंदा पहले अंदर डालते हैं, 100 दिन बाद ढूंढते हैं कागज़ मिला कि नहीं मिला। और दूसरा इक़्तिसादी सूरत हाल है, दोनों का रास्ता चाहिए, नहीं तो मारे जाएंगे सारे। देखिए नैब का हमने लिख के दे दिया है, एक ड्राफ्ट बिल हमने दिया हुआ है, उसको कर दें, क्योंकि आप भी पाकिस्तानी शहरी, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। जो कानून मुझ पे है ना, वो आपसे 1000 गुना ज़्यादा खौफनाक है कि मैं सिर्फ पब्लिक नुमाइंदा होने की हैसियत से जो कानून मुझ पे लागू होता है, जो किसी और पे नहीं होता, आप पे नहीं होता, जुडिशरी पे नहीं होता, ब्यूरोक्रेसी पे नहीं होता, फौज पे नहीं होता, बिजनेसमैन पे नहीं होता, सिर्फ मुझ पर होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस पे होता है। उस कानून को आप पढ़ें, इतना खौफनाक कानून शायद दुनिया में नहीं है। अब उसको हमने ड्राफ्ट दे दिया है, अमेंड कर दें। लेकिन अब तो जजेस में भी जस्टिस फायज ईसा के ऊपर गवर्नमेंट चली गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशल काउंसिल के पास चली गई, उसमें भी टैक्स वाले सवाल उठ गए, उनसे भी मांगी जा रही है, उनकी अहलिया से भी मांगी जा रही है। देखिए मैं माजरत से कहूँगा कि क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है फैज़ ईसा साहब और उनकी अहलिया? आप उनसे वो चीज़ मांग रहे हैं उनकी अहलिया शायद किसी और पाकिस्तानी शहरी से नहीं मांगी जा सकती। ये बात ज़रा नामुनासिब लगती है मुझे तो। आपके ख्याल में कोई इम्तियाजी सलूक है उनके साथ?
नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मुझसे आप नहीं पूछ सकते कि 6 साल या 5 या 6 या 7 साल की लिमिट है, उससे पहले टैक्सेशन के आपके क्या मामला थे। ठीक है, ये बात हकीकत है ना। तो फायद ईसा साहब के साथ कोई इम्तियाजी सलूक हुआ जी? उनसे तो पूछा जा रहा है कि आप पता नहीं 2000 के बता दें, तो आप 2003 का बता दें। नवाज से पूछा गया था, आप 1991 का बता दें। मियाँ साहब ने तो खुद वो पटारा खोला था ना जी, गल्फ स्टील मिल की कहानी। मैं खुद जो मर्जी कहता रहूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून क्या कहता है कि ये है मुजराए। जब आप अदालत में जाते हैं, कानून क्या कहता है उस पर बहस होती है। मैं जो मर्जी कहता रहूं, मैं आपके प्रोग्राम में जो मर्जी कहूं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। बात तो कानून की होती है ना। अगर कानून ये कहता है कि हम आपसे 7 साल या 6 साल जो भी हैं उसके बाद सवाल नहीं करेंगे। इतनी देर में एमनेस्टीज भी आई हैं, 3 एमनेस्टीज इस पीरियड में आ चुकी हैं। फैज़ ईसा साहब के पास अगर एमनेस्टी लेने का मौका मौजूद था, कोई मसला ही नहीं था। फैज़ ईसा साहब का कैरेक्टर लोग नहीं जानते। उनको लोग उनको क्या एक नावाकिफ आदमी है, क्या उसने पूरी ज़िंदगी इस मुल्क में नहीं गुजारी, कि क्या उनका कैरेक्टर है। आज तो हकीकत ये है कि कैरेक्टर लेस लोग, टैक्स चोर, करप्ट लोग जो हैं वो इस मुल्क में शुरफा पर उंगली उठाते हैं। जो टैक्स खुद नहीं देते वो कहते हैं इसका टैक्स पकड़ो, इसने जी इसने टैक्स दिया है जी, बड़ा टैक्स दिया, लेकिन ये छोटा सा टैक्स रहेगा, इसको पकड़ लो। तो ये किस किस्म के हम मुल्क बनता जा रहे हैं, किस किस्म की सोसाइटी बनते जा रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया FBI को भेजने का। ये तो कोर्ट की जुरिसडिक्शन थी, नामुनासिब था तो ना भेज। मैं कोर्ट की इंटेंट क्या थी मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन अब बर्डन आ गया FBR के ऊपर। FBR, मैं आपको आज ही फैसला बता देता हूँ, FBR की कोई रिपोर्ट आप पढ़ लें, कभी भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, हमेशा एक एम्बिग्युइटी बीच में छोड़ देंगे। और टेक्निकली इस मामले में उनको इख्तियार ही नहीं है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट कर सकें। वो डिराइव कर रहे हैं ये पावर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन से। तो ये सारा मामला ही कुछ मुनासिब नहीं लगता। आपने उन खातून का, मैंने नेट पे आया खत जो पढ़ा है, मैंने पढ़ा वाइफ है जी, मतलब आप क्या कर रहे हैं यार। आप सरताज अजीज साहब के खिलाफ रेफरेंस बन रहा है, उसका अफसोस हुआ मुझे। नहीं अफसोस यार, सरताज अजीज साहब, हम अपनी कसम नहीं उठाते, सरताज अजीज की कसम उठाने को तैयार है कि इसने कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया। उस आदमी ने मुल्क की खिदमत की है, बाहर नौकरी की है, यहाँ के मुल्क की खिदमत की, आज भी कर रहा है। उसको आप इंक्वायरी में बुला रहे हैं। ये बुलाने वाले कौन है? आप यकीन करें ऊपर से नीचे तक करप्ट लोग, वो इंक्वायरी में सरताज अजीज को बुला रहे हैं। जिस ज़माने में हम नए नए रिपोर्टिंग में आए तो इन्होंने, आपकी शायद जमात के सेक्रेटरी जनरल थे, तो मेज़ के ऊपर कायदे आज़म से इस्लामिया कॉलेज की शायद तस्वीर थी, वो कोई अवार्ड ने मिला था कायदे आज़म से, तो वो लगा के बैठा करते थे। तो बहरहाल मुश्किलात से सबको अल्लाह पाक निकाले। जो आप यकीन करें कायदे आज़म जिंदा होते उनको भी हम नायब में घसीटते। मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ, हमने उनको भी नहीं छोड़ना था। वैसे BBC ने एक आर्टिकल कल परसों लिखा है कायदे आज़म के आखिरी 60 रोज़, तो अगर उसमें वो कहानी पढ़ लेना कि किस तरीके से कायदे आज़म के साथ सलूक किया गया था ज़ियारत के अंदर, और फिर जो एम्बुलेंस लेने गई थी उसका क्या हाल हुआ था, तो हमें शायद कुछ और मिशन ऑफ इंक्वायरी दोबारा बनानी चाहिए। वो तो उस कानून नहीं था ना, अब तो कानून मौजूद है। कायदे आज़म भी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस थे, उनको भी हम नायब में अंदर कर देते, उसके बगैर भी हमने कायदे उस कायद की जो कदर करने की। देखिए, कदर शख्स की नहीं होती, कदर उसके असूलों की होती है, उसके किए की होती है। हमने तो मुल्क की कदर नहीं की। अफसोसनाक बातें हैं। बहरहाल ये मैं फिर हमेशा कहता हूँ कि एक ट्रुथ कमीशन बना दे, पिछले को दफन करें, आगे की तरफ देखें। जो आपकी अपोजिशन पार्टीज़ APC का शोर कर रही थी, आपकी अपनी जमात के जो लीडर हैं शहबाज साहब, वही पीछे रहे, और ख़बरें ये आई कि वो उनको अप्रोच किया जाता रहा, लेकिन कभी वो कहते रहे मेरी तबीयत अच्छी नहीं, कभी कोरोना का कहा, कभी लाहौर में भी वो गए बिलावल, तो फिर भी नहीं मिले। क्या हुआ क्या? नहीं, वो बीमार थे, इसमें कोई शुबा नहीं है। बाप साहब हज़रात कहते हैं बीमार, उनको कोरोना हुआ था। वैसे भी ये कैंसर सर्वाइवर हैं, उनके मुश्किल पेचीदा मेडिकल कंडीशन है कि अगर वीडियो लिंक से भी रब्ता नहीं किया, वीडियो लिंक से भी रब्ता नहीं किया उन्होंने। नहीं रब्ता हमारे उनसे रोज रब्ता होता है। जो अपोजिशन वालों से करना था ना जी, APC के अंदर शामिल अपोजिशन से बात होती रहती है, उनकी बिलावल साहब से पहले बात हुई है, आज भी APC मेरा आज बात हुई चाहिए, आज बात हुई है उनकी बिलावल से। नहीं मुझे पता नहीं है, मैं आज भी हमारी उनसे बात होती है, आज भी बात हुई है मेरी उनसे। इंटेंट क्या आपकी पार्टी करना क्या चाहती है? आपकी पार्टी खुद से क्लियर नहीं है। इब्हाम, अभी कुछ दिन पहले खबर छपी थी कि बजट के दिनों में एक वफाकी वजीर ने रब्ता किया शहबाज शरीफ की फैमिली से, उनका कि नो ट्रस्ट मूव करें, 10-12 बंदे हमारे भी आपका साथ देंगे, लेकिन खुद शहबाज शरीफ ही डामाडोल है। नहीं, हम बिल्कुल डामाडोल नहीं है, हम किसी वफाकी वजीर की बातों में नहीं आएंगे।
12 बंदे लेकर फिरता रहे, उनको सौदे करता रहे, हम किसी सौदे में हिस्सा नहीं बनेंगे। हम इस बात में बड़े क्लियर हैं, हम इस बात में बड़े क्लियर हैं, किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस बात में भी बड़े क्लियर हैं। हम किसी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस बात में भी बड़े क्लियर हैं। इसके अलावा मुल्क की बेहतरी के लिए जो काम हो सकता है तो हम कर रहे हैं क्या? और करते रहेंगे। एपीसी ने क्या करना है? एपीसी मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी है इस वक्त। क्यों? कि अपोजिशन का एक यूनिफाइड स्टांस आना चाहिए कि अपोजिशन क्या सोच रही है। आप भी सवाल करते हैं, लोग भी सवाल करते हैं कि लोग मुश्किल में हैं, मुल्क मुश्किल में है, मईशत तबाह हो रही है, कोविड का रिस्पांस नहीं है, यानी मुल्क का गवर्नेंस ख़त्म हो चुकी है, कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। लोग ये देख रहे हैं, अब हर शख्स अपोजिशन की तरफ देख रहा है। हुकूमत से लोग मायूस हो चुके हैं, हुकूमत को कोई तनकीद भी नहीं करता कि वो जानते हैं कि ये तो नाकाम है, ख़त्म हो गए। अपोजिशन को देख रहे हैं कि इनका मौक़िफ़ क्या है। मौक़िफ़ बनाने के लिए एपीसी बड़ी ज़रूरी है। सर, आपकी जमात में से आधी पार्टी आपकी लंदन की तरफ जुड़ी हुई है, आधी पार्टी शहबाज साहब से जुड़ी हुई है। आपके दो स्कूल ऑफ थॉट हैं और ये पार्टी कभी डिसाइसिव पोजीशन नहीं ले सकती। हमने उसका मुज़ाहरा आपके संजरानी साहब के इंतखाब या उसके ऊपर वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इशू है उसके ऊपर भी देख लिया, बजट पे भी देख लिया, आर्मी चीफ के एक्ट के ऊपर भी देख लिया। हर मौके के ऊपर आपकी जमात बटी हुई नज़र आती। मैं आपसे डिसएग्री करूँगा जी, कोई बटी हुई नहीं है। शहबाज शरीफ साहब हमारे सदर हैं, हर काम हर बात उनके मशवरे से होती है। मियाँ नवाज शरीफ इस जमात के रूह रवां हैं, लोग उनसे आइडेंटिफाई करते हैं, लोग उनकी तरफ इंस्पिरेशन के लिए देखते हैं। वो लंदन में हैं, बीमार हैं, अगर कोई बड़ा फैसला हो हम उनसे रजू बात कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बात है, कोई दो ग्रुपिंग नहीं है, ना हो सकती है। किस मकसद के लिए? ग्रुपिंग का मकसद होता है ना, कोई ग्रुपिंग नहीं है। मैं आपके सामने ओपनली कहता हूँ, इख्तलाफ राय हर रोज होता है, हर इशू पर होता है। पब्लिकली तो आप ऐसी इख्तलाफ नहीं होता। नहीं, इख्तलाफ तो मौजूद है जी। जब एक नहीं इख्तलाफ राय होता है, इख्तलाफ नहीं है। जब एक फैसला हो जाए जमात में, मैं पसंद करूँ या ना करूँ, मेरा फैसला है। देखिए, वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर हमने आप लोगों का रवैया देख लिया था। आपकी पूरी जमात के अंदर क्लियर कट एक रेड लाइन ड्रा हो गई थी। आधे एक तरफ खड़े थे, आधे दूसरी तरफ। इख्तलाफ राय था, चलिए उसे इख्तलाफ राय, फैसला हो गया, बात खत्म हो गई। जिस तरीके से फैसला हुआ था वो भी हमें मालूम है। तो जिस तरीके से भी फैसला हुआ हो, फैसला हो गया, बात खत्म। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपकी जमात के अंदर अभी वो क्लियर कट डायरेक्शन सेट नहीं हुई, आप कंफ्यूज लोग हैं। शहबाज शरीफ की पॉलिसी और है, नवाज शरीफ की पॉलिसी और। इससे बड़ी डायरेक्शन क्या है कि जब जमात फैसला कर देती है, फैसला होने तक इख्तलाफ राय रहता है, होना भी चाहिए। तो फैसला हो जाए, उसको सारे मन मानते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये डिसाइसिव कोई शहबाज शरीफ नवाज शरीफ में ये बातें, मैं 1988 से सियासत में आया था, मैं सुन रहा हूँ इख्तलाफ हो गया जी, नाराज हो गए हैं जी। शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, वो पार्टी के रूह रवां, अवाम उनको कबूल करते हैं। हमने उनको हुकूमत से भी निकाला हुआ है, सियासत से भी निकाला है, लेकिन अवाम उधर देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गवर्नेंस के जितने भी चैलेंजेस हो, लेकिन शायद अपोजिशन जमातों में इतना दमखम नहीं है कि उन्हें चैलेंज कर सके। चैलेंज किस किस्म का? पॉलिटिकल चैलेंज, अगर उधर दबाव हो और गवर्नेंस को बेहतर करने की कोशिश चैलेंज आपको इलेक्शन में नजर आता है। आप आज इलेक्शन करा लें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, आपको समझ आ जाएगी। वो क्यों इलेक्शन करवाएं? उनके पास 5 साल, वो ना करवाएं ना भाई, बता पॉलिटिकली तो वो है। अब हुकूमत, कौन सी हुकूमत पाकिस्तान में गई है अपोजिशन के जोर से, उसका नाम बता दें। तो हमेशा आप एक प्रेशर बिल्ड करते हैं इश्यूज पर। आज महंगाई है, अवाम परेशान है, और यकीन करें मुझे तो खतरा ये है कि हम सियासतदान, सियासत सब पीछे रह जाएगी, लोग सड़कों पर ना आ जाएं। वैसे आपके वो एनार्की का हल मसला। आपकी जमातों के पीछे नहीं आएंगे, खुद गुस्सा खा के आगे तो आगे नहीं, जमातों के पीछे भी अगर हम क़यादत दे सकें, हम अवाम की नब्ज़ पर हाथ, ये जो आपने कहा ना, अगर दे सकें आप, अगर वो नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हूँ उसकी एक टाइमिंग होती है। या अगर आप जल्दी करेंगे तो नाकाम, आप लेट करेंगे तो अवाम आपसे आगे होंगे, आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये आप सियासतदानों पे छोड़ दें इस टाइमिंग को। 15-20% महंगाई भी लोगों ने सह ली, आटे का बहरान, चीनी का बहरान, पेट्रोल का बहरान, बिजली क्राइसिस, सारी चीज़ें उन्होंने सह ली। वो आदी हो गए सहने के ना, पिछले 10-20 साल से ही चल रहा है। पॉइंट आ जाता है, और आप वो ब्रेकिंग पॉइंट से खुद शायद सड़कों पे आ जाएं, लेकिन आप उस प्रोसेस को लीड नहीं कर सकते। ये मुझे लगता है आप लोगों के अंदर कमजोरी लगती है। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा, वक्त बताएगा कि लीड कर सकते हैं नहीं कर सकते। सियासतदान का काम है कि उसको अवर्ट करे, कि अवाम को सड़कों पर जब लाया जाए या खुद आ जाए तो इंतशार का ख़तरा। हमारे बड़े फुल स्टॉप कामें लगे हैं। 77 में आप भी जानते हैं क्या हुआ, उसके असरात 11 साल तक हम भुगतते रहे। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है
एज पॉलिटिकल लीडर्स कि हम इससे बचे रहें, हद बात वहाँ तक ना जाए, उससे पहले कोई मसले का हल निकल आए। अच्छा, अच्छी हुक्मरानी में नाकामी या ये इक्तिसादी मुश्किलात जो हैं, या आपने क्योस या इंतशार की बात की, ये फर्स्ट सिम्टम्स है उसके। आपका पूरा निज़ाम बैठ गया, नहीं चल रहा। आप जस्टिस सिस्टम पे भी क्वेश्चन करते हैं, आप अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पे क्वेश्चन करते हैं। जो मेन आपकी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर प्रॉब्लम है, वो फाइनेंस हो, पावर हो, आपकी एनर्जी हो। FBI 3 साल से 3800 पे फंस के बैठा हुआ है। तो दीज आर द इशूज़। आप ना उन इशूज़ को ऑन करते हैं, ना उसको लेके आगे चलते हैं। सर, आपने आपके प्रोग्राम में शुरू इस बात से किया है, हर रोज़ टीवी पर होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, असेंबली तो चलती नहीं है। ये हुकूमत ने फैसला करे असेंबली नहीं चलने देंगे। यू आर गोइंग टू रिलाई ऑन दिस टीवी प्रोग्राम, पब्लिक मोबिलाइज नहीं कर सकते। पब्लिक मोबिलाइजेशन की जब वक्त हुआ करेंगे। और आपके ख्याल में वो वक्त कब होगा? देखिए, मौलाना साहब ने किया था पब्लिक मोबिलाइजेशन, आपको करके दिखा दी, हम उसमें शामिल नहीं हुए क्योंकि हमारा ख्याल था कि अभी इस चीज़ का वक्त नहीं है। उसका जब वक्त आया तो वो भी हो जाएगी, लेकिन वो एक बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है, वहाँ मामलात आपके कंट्रोल से निकलने का बहुत खदशा होता है। मौलाना साहब अपना एक ख़ास मकबा फ़िक्र के लोगों को लेकर यहाँ आए थे, वहाँ पॉलिटिकल ओनरशिप उसको दे सकते थे आप या पीपल्स पार्टी। आपने तो उन्हें मेरे ख्याल में बीच दुराए के छोड़ दिया, दावत दी और फिर नहीं, हमने नहर वाले पुल तक बुला के वो काम किया। दुराए में नहीं छोड़ा, हमने पहले दिन से कह दिया था कि अभी वक्त नहीं है। मौलाना साहब ने किया, बहुत बड़ा शो था। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में शायद 70 के बाद इतना बड़ा शो नहीं हुआ, लेकिन वो सारा एक खास मकबा फ़िक्र था। एक जमात, देखिए पाकिस्तानी थे ना, इस मुल्क के शहरी थे, वो भी सियासत करते हैं। उन्होंने दिखाया कि 40,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, किसी को गाली नहीं दी गई। आपकी जमात को उस वक्त क्या मसाइल पेश आए? पीछे क्यों हट गया? नहीं, हमारी लीडरशिप गई वहाँ, उनसे खिताब किया और बात वापस आ गई। बस तकरीर करके चलते बने। हम उसमें ज्वाइन नहीं किया, हमने, ये हकीकत है। उन्होंने हमें दावत दी थी, हमने कहा नहीं अभी वक्त नहीं है। आपके ख्याल में वो फैसला कौन मोड कब आने वाला है? क्योंकि अभी जितने कॉलमिस्ट हैं उनके आप आर्टिकल्स पढ़ें तो वो एक इंडिकेशन कर रहे हैं कि प्रेशर इन पंजाब में दबाव है, वज़ीर आला की तब्दीली का, वफाक के अंदर दबाव आएगा ये सितंबर अक्टूबर के महीनों में। आपके ख्याल में वो प्रेशर टाइम कब आएगा? ये देखें, यही 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं। एक पंजाब है, मैं सड़कों की बात नहीं कर रहा, मैं एतमाद की बात नहीं कर रहा जिससे सियासी तब्दीली आ सकती है। एक पंजाब है जहाँ हुकूमत बड़ी आसानी से अक्सरियत खो सकती है। सेंटर के अंदर भी फ़र्क सिर्फ 12 सीटों का है। 2 इत्तेहादी छोड़ जाए, बात ख़त्म हो जाएगी, और वो बात ख़त्म हो चुकी है जहाँ तक मुझे नज़र आता है। किससे ख़त्म हुई है? काफली वाले नाराज़ होकर भी साथ बैठे हुए हैं क्योंकि उनको काम चल जाता है उनका। नाराज़गी कल अलहदी में बदल सकती है ना, वो बदलेगी खास नुक्ते के ऊपर, और उसके लिए कुछ इंडिकेशंस होनी चाहिए, तब तक नहीं टूटेगी। सर, इंडिकेशंस आए या ना आए, बहरहाल तब्दीली का रास्ता तो है ना, जमहूरी तब्दीली है ना। क्या पंजाब में आपकी जमात किसी ऐसे काम के लिए कोशा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नहीं, हम किसी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम किसी ऐसे गैर जमहूरी अमल में हिस्सा नहीं। ये काम माजी में बहुत हुए हैं, इनसे कम से कम हमने सबक हासिल किया है। आपका ख्याल है कि आप उस चीज़ में दोबारा नहीं जाएंगे? हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह में? हॉर्स ट्रेडिंग या बंदे तोड़ने में? नहीं, मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। अगर हमने करने होते तो हमारी सबसे बड़ी, जब जमात हमारी थी 2018 के इलेक्शन में पंजाब में, सबसे ज़्यादा सीटें हमारे पास थी, इंडिपेंडेंट मौजूद थे, मेला लग सकता था, सौदे हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। 2013 में आप पूरा उनका ग्रुप बैठा के बैठे रहे थे। फॉरवर्ड ब्लॉक जो आपने बनाया हुआ था मानिका साहब वाला, वो साथ बैठा के आपने वो ठीक है, वो आए, आपने रिसेंट पास में उसकी मिसाल कायम की, शामिल हुए। उस वक्त वसीतर कौमी मफाद में ठीक था कि हमारे पास अक्सरियत मौजूद थी। 50 बंदों के साथ ही अक्सरियत थी ना, 48 उनके काफ वालों के बंदे थे वो साथ बैठे हुए। वो देखें, वो लोग आए, अपनी मर्जी से आए। सर, अपनी मर्जी से ही आएंगे ना, आप हमें थोड़ा कहेंगे कि हमने ये सौदा किया। तो हमने सौदा, उनसे पूछ लिया कभी सौदा हुआ, वादा हुआ। वजारतों और ये जो डेवलपमेंट फंड्स के नाम के ऊपर आप बंदे तोड़ते हैं, उसके बगैर बंदा नहीं टूटता। ये सबको पता है। अभी भी पंजाब हुकूमत बनाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश कर ली थी, उनको आज थी कि शायद उन्हें सपोर्ट मिलेगी, वो सिग्नल का इंतजार करते रहे, आखिर में बंदे आगे पीछे हो गए। सिग्नल का इंतजार नहीं करना चाहिए, मेरे आदमी को खुद ही कोशिश करनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए। सिग्नल के इंतजार में ज़्यादा ना बैठे। ये मैं आपका शॉर्ट रिकॉर्ड करके तो आज भेजना है उन्हें, शहबाज साहब को, क्या कि सिग्नल का इंतजार नहीं करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल को सिग्नल का इंतजार था, ये एक फैसला था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं पड़ेंगे, और वो बात खत्म हो गई। जहां तक ये डेवलपमेंट फंड की बात कोशिश कर ली थी, मैं ये कामयाब नहीं हुई, कोशिश की थी आपकी, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है सर वजारतों और कैश के ऊपर बात मैं भी 2-4 इंडिपेंडेंट्स को जानता था, तो कोई ऐसी कोशिश नहीं हुई। तो ये जो डेवलपमेंट फंड की बात मैं वजाहत कर दूं, डेवलपमेंट फंड कैश में नहीं दिए जाते किसी को भी, किसी सियासतदान को कैश नहीं मिलता।
आप स्कीमें दे देते हैं, वो स्कीमें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, हुकूमत ही इम्प्लीमेंट करती है। ये एक तासुर है कि शायद ये 50 करोड़ या 20 करोड़ जो भी रकम हो, ये इनकी जेबों में डाल दी जाती है। अभी पंजाब में एक डेवलपमेंट ये हुई कि आपकी जमात के कुछ 6 अरकान ने जाके उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात की, और मेरे ख्याल में बवक्त ज़रूरत अगर काफ वाले उनसे खफा हो के आगे पीछे होने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी जमात से उतने ही बंदे तोड़ के अपनी तादाद पूरी कर लेंगे। बड़ा बना बनाया एक वेल इस्टेब्लिश्ड पंजाब का जो फार्मूला, पंजाब की सियासत ऐसी चलती सदा से, अभी भी तैयार है। टूटने वाले जो इधर से टूटता है वो वापस भी टूट सकता है। ये 6 टूटेंगे, वहाँ से 12 टूट जाएंगे। इस टूटने की गेम हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो अभी गवर्नमेंट लगता है कि पक्के पाँव पे आप लोगों की आसों उम्मीदों को कोई फ्रूटफुल नहीं होने वाली। मैं इस इत्तेफाक नहीं करूँगा। हमने गवर्नमेंट 2/3 गवर्नमेंट भी जाती हुई देखी हैं। हमने वो वक्त भी देखा जब पंजाब असेंबली में कोई MP बचा नहीं था, कोस्टरों में भर के चले, कोस्टरों में बैठ के चले गए। भट्टू साहब जी, भट्टू साहब की असेंबली रातों रात तोड़ ली थी। असल में कमजोर दिन दिहाड़े तोड़ी थी। असल में कमज़ोर वज़ीर आला को मरकज़ से कंट्रोल करने का यही नुकसान होता है। उस वक्त वाई साहब को आपने रखा था कि मरकज़ से मियाँ साहब उनकी तारें हिलाते रहेंगे। गुड फेलो, मुस्लिम लीग के लॉयल वर्कर थे, लेकिन नहीं सुबह संभाल सके। अभी भी उस्मान बुज़दार के साथ सबसे बड़ा चैलेंज यही है। तो हमने सबक हासिल किया, अब ये सबक हासिल कर लेंगे। आपने सबक कहाँ हासिल किया? आपने सगा भाई बिठा दिया। आपने हासिल किया, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग वज़ीर आला आया, सगा भाई बिठाया। कभी ऐसा मामला नहीं हुआ, हॉर्स राइडिंग करनी पड़ी ना, कोई मामला पैदा हुआ। लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स, सियासत यहाँ से लेकर अगले 6 माह क्या नजर आती? टर्मोइल, मैं तो तब्दीली देखता हूँ, तब्दीली की तब्दीली देखता हूँ। कब? जल्द। कितनी जल्द? क्योंकि ये चीज़ चल नहीं सकती। मैं उस नंबर गेम में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। इसको अब लेके बैठे रहें, ये 3 साल भी गुजार सकते हैं, लेकिन मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। तो आज मुल्क की ज़रूरत है कि एक पॉलिटिकल चेंज आए कानून के अंदर, कानून के अंदर, जमहूरी अमल के अंदर, जिससे वो उसका एक अपने डायनामिक्स होते हैं पॉलिटिकल चेंज के, वो इकॉनमी को भी बूस्ट देती है, उम्मीद पैदा होती है। उसकी आज ज़रूरत है मुल्क को। तो सर आप कोशिश करिए, सिग्नल का इंतजार ना करिए, आप ही के अल्फाज हैं तो इस पर आपसे इजाज़त लेते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बैठे। शायद खान अब्बासी साहब हमारे साथ एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे और उनकी जमात का सवाल उन्हीं से पूछेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से एक तासुर ये था कि जैसे ही बजट गुजरेगा तो इसमें कुछ बड़े पैमाने पर ऐसी तब्दीलियाँ होंगी कि जो गवर्नेंस के इशूज़ इस जमात को दरपेश हैं, इन फाइटिंग भी है और डिलीवर भी नहीं कर रही मेन मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, उसमें तब्दीली आएगी। पंजाब के हवाले से सवालात हैं, वहाँ तब्दीली आएगी। और इस आस उम्मीद की बुनियाद रखने वाले फवाद चौधरी साहब थे, जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू में खुलकर इन चैलेंजेस का इजहार करते हुए कह भी दिया कि हमारे पास, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि 5-6 माह हैं, अदरवाइज़ कहीं और मामला चले जाएंगे। उसके बाद वाडा साहब ने भी कुछ कैबिनेट मीटिंग के अंदर ऐसी बातें कर दी जिससे लग रहा था कि तब्दीली फ़ौरन बजट के बाद शुरू होगी। तो फवाद चौधरी साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे कि वो गवर्नेंस के चैलेंजेस तो आज भी वैसे ही हैं, तब्दीली की तरह। चौधरी साहब आपको खुश आमदीद कहूँगा, इसी सवाल से आपसे आगाज़ करूँगा, वो कब तब्दीली का अमल शुरू होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस इंटरव्यू में आप कह रहे हैं उसमें तो मैंने ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि चूँकि 5 साल होते हैं तो जो नए इनिशिएटिव शुरू करने हैं मिनिस्टर्स ने वो अगले 6 महीनों में आप कर लें, इसके बाद जो है वो फिर मुकम्मल नहीं हो सकते, तो उसको लाने का फ़ायदा नहीं है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि तब्दीली किधर है, आप तब्दीली समझ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में एक जो बहुत मेजर तब्दीली है वो कैबिनेट का ये कहना है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बहाल किया जाए। इसके नतीजे में एक बहुत बड़ी, मेरे ख्याल में ये फंडामेंटल निज़ाम की तब्दीली है। बाकी जहाँ तक शख्सियात की तब्दीली का मामला है वो तो देखिए वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने करनी है। PTI जो है वो उनके चेयरमैन PTI की हैसियत से उनका इख्तियार है, वो जब भी फैसला करेंगे वो उनका इख्तियार है। आपका वो शॉट दोबारा सुन लेते हैं ताकि मैंने अल्फाज किए हों तो याद दहानी हो जाए। प्रोड्यूसर साहब दिखाएगा जी। फवाद साहब आपने चैलेंज सही आइडेंटिफाई किए और प्राइम मिनिस्टर को जहां आपने कोट किया वो भी सही तरीके से किया, लेकिन अब उनका हल क्या है? कहाँ तब्दीली आएगी? पॉलिटिकल टीम कहाँ आएगी? जो नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स हैं उनकी तब्दीली कैसे होगी? देखिए, पहली बात तो है कि जैसे मैंने कहा कि ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रेरोगेटिव है और वही जज करेंगे कि कौन मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जो है वो परफॉर्मिंग है, आई कैन नॉट रियली कमेंट ऑन दैट।
जहाँ तक रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, इस्लाहात का ताल्लुक है, उसके ऊपर मैं अब भी ये समझता हूँ कि जो इस्लाहात, चाहे वो जुडिशल हों, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल इस्लाहात हों, हमें उनकी तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना चाहिए। और ये 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, ये पुराने तरीकों के ऊपर नहीं चल सकता। और जिस तरीके से अभी तक इससे आगे जाने अगर मैं है जो गवर्नेंस में जो बेहतरी की तरफ जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी हर वक्त एम्फेसिस करते हैं, उसकी तरफ जो बढ़ना है वो ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है और होना चाहिए। एंड आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर साहब इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट। 2 साल में मुश्किलात क्या आई, क्यों नहीं कर पाए, क्या रोड ब्लॉक्स क्या थी आपके पास? बंदे नहीं थे, टीम प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं थी, कोई मनसूबा साजी नहीं थी, क्या इशू क्या था? देखिए, बात यह है कि कुछ तो आप एक बात तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ है ना, हमारा ये भी इशू थोड़ा ज़्यादा है कि जब हम इलेक्शन में थे, हमारे पीटीआई को एक थोड़ी बहुत तब्दीली के लिए लोगों ने मुंतखब नहीं किया, एक बहुत सी चेंज के लिए लोगों ने मुंतखब किया है। अब पिछली हुकूमत से तो पीटीआई की हुकूमत का अब भी कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, इमरान खान ना तो रोज जाके लंदन बैठ जाते हैं जिस तरह नवाज शरीफ जाते थे, ना ही उन्होंने बनी गाला के ऊपर करोड़ा रुपया खर्च किया है, ना वो तो चाय की प्याली भी वहाँ पे जो कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो गिन गिन के पी रहे होते हैं। और ऑस्टेरिटी, इसीलिए आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का खर्चा कितना कम हुआ, प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा कितना कम हुआ। ये तमाम चीज़ें इसलिए हो सकी हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑस्टेरिटी के ऊपर सरकार के पैसे को कदर समझते हैं और उसको लेके चलते हैं। इसी तरीके से जो एक अमूमी कैंप ऑफिस के ऊपर खर्चे हैं वो वगैरह वो जो है वो नहीं हुए। लेकिन ये असल प्रॉब्लम ये हुई है कि जो एक सब्सिडरी आई वुड से कि जो स्टेप्स लेने चाहिए थे, वो स्टेप्स में शायद कुछ जो है वो स्लो होंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि देखिए पाकिस्तान में नदीम मलिक साहब, आप अगर किसी फवाद चौधरी साहब, ये कॉस्मेटिक स्टेप्स थे जो आपने गिनवाए हैं, इससे ना पाकिस्तान की इकॉनमी बनती है ना डूबती है। हम डूबे हैं 2 सालों में, कर्ज़ों का बोझ चढ़ा है, डेफिसिट ऊपर चला गया है, महंगाई ऊपर चली गई है और आप उसको काबू नहीं कर पाए। जिस चीज़ को काबू करने की कोशिश करते हैं वहाँ क्राइसिस बढ़ जाता है। पेट्रोल, अद्वियात, गंदम, चीनी, ये उसकी ताज़ा तरीन मिसालें हैं। तो देयर इज़ ए सीरियस गवर्नेंस चैलेंज और स्किल सेट शायद वो दस्तियाब नहीं है आपकी जमात में। सही है, वो देखने का भी अंदाज है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप देखें तो कोई कहेगा कि सबसे बड़ा चैलेंज जो करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट है, जो बहुत नीचे आए हैं, और बाकी चीजें जो है उनमें बेहतरी आई है। ये तो एक देखने का अंदाज है कि आप किस तरह से फिस्कल डेफिसिट कोई नीचे नहीं आया, ये बहुत ऊपर चला गया, इतना ऊपर कि हमारी तारीख में कभी इतना नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ देखें ना कि जो इस वक्त जिस तरीके से जो हुकूमत, जिस तरह की बादशाहों वाली हुकूमत PMLN ने की थी, पीटीआई तो वैसी हुकूमत नहीं कर रही। मैं आपसे 100% इत्तेफाक कर रहा हूँ कि इसमें जो बड़ी तब्दीलियां जिसकी उम्मीद है, और जो देखिए पाकिस्तान में पहली बात यह है नदीम मलिक साहब, हम इमरान खान के आप पीटीआई में सर वो कर क्यों नहीं पा रहे फवाद साहब? जो असल चीज़ ये है कि अगर आपको क्या चीज़ होल्ड बैक कर रही है? इमरान के ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं है, वज़ीर आज़म सबसे बड़ा एक शख्सियत है ना, हैवी वेट होता है, वो पैसे नहीं कमा रहा तो लेकिन नीचे से टीम डिलीवर ना करे तो फिर अलमिया तो वहीं खड़ा है। वही पैसे, ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ही पूरी कैबिनेट भी आई मत से 2 साल हो गए हैं, कोई स्कैम जो है उस तरह का सब्सटेंटिव स्कैम कोई नहीं है। मैं फैशन से कोई बात कर ले तो कर ले, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। ये कामयाबी तो है बहरहाल करप्शन की तरफ के खात्मे की तरफ जो है वो हम बढ़े हैं। बाकी बात ये है कि जो मेरा तजिया है वो आपने उस इंटरव्यू में भी सुना है, फिर बार बार रोज बंदा बात करे, आपको पता है हजम करना भी मुश्किल हो जाता है थोड़ा जो है वो उसके ऊपर भी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप गुरेज कर रहे हैं जवाब देने से, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने इंटरव्यू दिया उसके बाद आपकी और फिर असद उमर की कोई सुलह सफाई या सवाल जवाब करने के लिए उस्मान डार साहब के साथ आप बैठे हुए थे। मालूम नहीं कि आपकी आपस में वो फिर वो तय हुआ, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट था, या नहीं हुआ? नहीं, वो देखिए बात यह है पीटीआई में यही तो मौज है, आप बात कर सकते हैं और असद उमर साहब को भी आप जो मर्जी बात कर लें, बाद में वो कभी आपको ये एहसास दिलाते हैं कि मैं उस बात को लेके बस मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस तरह का पीटीआई में ही एक रवाज है, जो एक दूसरे की बात को बर्दाश्त भी कर लेते हैं। उसके बाद जो है शाह साहब से, असद उमर साहब से बड़ा बिल्कुल भाइयों वाला ताल्लुक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि जो -1 के पीछे कौन मुश्किल भी हो जाती है।
-1 देखिए नहीं हो सकता, वो मैंने पहले भी अर्ज किया था। देखिए -1 तो वहां पे हो ना जहाँ पे पार्टी लीडर से बड़ी हो, जहाँ मतलब लीडर ही पार्टी से बड़ा है तो -1 कैसे हो सकता है? जो लोग वोट लेके आए हैं, ये तो इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेके आए हैं, तो अगर आप माइनस इमरान खान कर देंगे तो फवाद साहब, लेकिन किसी ने किसी के सर पर दस्ते शफकत रखा तो उसको गलतफहमी पैदा हुई ना कि मैं भी ऑप्शन हो सकता हूँ, वैसे तो नहीं हो सकता ना। देखें वो किसी की दिल में कोई ख्वाहिश करना या ये कहना कि मुझे अम्मी अब्बू वज़ीर-ए-आज़म कह के बुलाते थे तो मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊं, वो तो कोई नहीं ना रोक सकता, वो तो जो मर्जी कर ले। लेकिन हकीकत इमरान खान के कद का कोई बंदा पाकिस्तान में है नहीं, और इसमें तो जो अपोजिशन भी है ना उसमें भी कोई बंदा कोई नहीं है। लिहाजा मैं सिर्फ ये कहूँगा, हम इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा हमारा जो है वो एक दुनिया में एक स्टेचर जो हमें मिलना चाहिए, जो राइटफुली हमारा होना चाहिए, वो इसलिए है कि हमारे हर दफा हम इसी में लगे रहते हैं कि हमें तो सिस्टम रिफॉर्म्स करने हैं ना, सिस्टम रिफॉर्म उसकी तरफ जो है वो हम नहीं आए। और इसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा हुकूमत का भी कसूर है, अपोजिशन का भी कसूर है। अभी आप शाहिद खान अब्बासी साहब से कह रहे थे हुकूमत जो है वो बदल दे, तो कैसे है? आप बदल देंगे, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? शाहिद खान अब्बासी साहब खुद वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, उन्होंने क्या हुकूमत की है? क्या देखें, जब तक आप ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में आप देख लें, ग्रेड 22 का बंदा आप लगाते हैं डिपार्टमेंट का हेड, जिसने साल में रिटायर होना होता है, उसके सबसे छोटे बेटी की शादी होनी होती है, या वो उसने जो है वो घर बना रहा होता है, उसको मिनिस्ट्री से इंटरेस्ट ही नहीं है। जब तक आप ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं करें, जब तक आप जुडिशियल रिफॉर्म्स ना करें, जब तक आपके सूबों के रिफॉर्म्स जो नहीं करेंगे, हुकूमत आने जाने में। चौधरी साहब, आपके ख्याल में जो वज़ीर आला के तौर पर उस्मान बुज़दार साहब का रोल है, उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं। पंजाब में आपको पॉलिटिकल चैलेंज भी शायद इसलिए मिल रहा है कि वो गवर्नेंस का वो वाला मॉडल जो था वो नहीं मिल पाया जिसकी तवक्को की जा रही थी। तो क्या उसकी आपके ख्याल में तब्दीली होनी चाहिए? देखिए, मैं शख्सियात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे नज़र में जो सिस्टम रिफॉर्म्स हैं वो लाने चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब को भी अगर रखना है रखें, नहीं रखना ना रखें, लेकिन सवाल ये है कि मुझे आप बताइए, जो पिछले जो 10 साल गुजरे, शहबाज शरीफ साहब, एक आदमी ने 17,000 अरब रुपया पंजाब में खर्च कर दिया। वो कायम अली शाह, मुराद अली शाह साहब ने 12,000 अरब रुपया खर्च कर दिया। जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, हर जो वहाँ पे राय को तकरीबन 65, 70, 75 लाख की आबादी जब थी, उस वक्त भी वहाँ पे अरबों रुपया जा रहा था, वो किधर गए पैसे? अब इस तरह से मुल्क, जब एक आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया है, एक चीफ सेक्रेटरी बिठा दिया है, उन दोनों को आपने अरबा रुपया दे दिया है कि भाई आप अपनी मर्जी से खर्च कर ले, ना आप डिस्ट्रिक्ट को, गवर्नमेंट को जो है वो ठीक करने को तैयार है, आप पुलिस के जो रिफॉर्म्स हैं वो लाने को तैयार है। अब आप देखिए, आईजी पंजाब है, ये जो हम हर रोज जो है ये कह रहे हैं कि फलाना सेक्रेटेरिएट बना दे, इधर भी सेक्रेटेरिएट बना दे, उधर भी सेक्रेटेरिएट बना दे। आप पुलिस रिफॉर्म्स की आप लेके आएंगे ना, पुलिस रिफॉर्म्स आप जो है वो हम चारों सूबों में लाने में नाकाम हो रहे हैं। 2.5 अरब रुपया कराची की पुलिस, मेरा ख्याल है 1989 से सिंध की हुकूमत जो है वो रेंजर्स को दे रही है, बैठी हुई है, अपनी पुलिस रिफॉर्म करने को तैयार नहीं है। तो असल इशू जो है मेरी नज़र में वो ये है कि आप अल्टीमेटली गवर्नेंस रिफॉर्म्स आप कब जो है और कैसे लेके आएंगे। जुडिशियल जो रिफॉर्म्स हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इतना बड़ा मसला है। फवाद चौधरी साहब, आपके पास ऑप्शन मौजूद है, 3 सूबों में कम से कम आपकी हुकूमत मौजूद है, वफाक में आप बैठे हुए हैं, आप ये सारा कुछ तब्दील कर सकते थे, नहीं किया आपने। ज़्यादा फोकस तो उस लड़ाई मार कुटाई में लगा हुआ है कि किसको पकड़ के अंदर करना है। वो सारे 100 दिन बाद, 50 दिन बाद बाहर आ जाते हैं, पहले से ज़्यादा शफाफियत के सर्टिफिकेट हाथ में होते हैं उनके पास। देखिए, मेरी ओपिनियन जो है वो बड़ी इसके ऊपर वाज़ेह है। जो भी आप कैबिनेट में या लोग कवर करते हैं वो आपको बताएंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग से लेके अब तक मेरा एम्फेसिस रहा है रिफॉर्म्स के ऊपर। और दूसरा, मेरी अपनी राय में, देखिए, पहले साल अगर आप अकाउंटेबिलिटी कर लेते, बड़ा ज़बरदस्त था। जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए हैं और जिस तरीके से बाहर गए हैं, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एतमाद बहाल होना बड़ा मुश्किल है। अब हमें आखिरी साल लड़ लें या पहले साल लड़ लें, 5 साल हम लड़के, अपोजिशन हमसे लड़के और हम अपोजिशन से लड़के नहीं चल सकते। लिहाजा कोई ना कोई, मैं ये कहता हूँ कि मिनिमम कॉमन एजेंडा हुकूमत और अपोजिशन को आपस में बनाना पड़ेगा। आप देखें ना, ये बुश और एल गोर का इलेक्शन हुआ, एल गोर जो
है वो कुछ वोटों से इलेक्शन हार गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पूरा अमेरिका उस वक्त अल गोर के साथ खड़ा था, लेकिन उसने कहा कि अगर आज मैंने ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना तो ये अमेरिका डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि जो सोसाइटीज, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज होती हैं, वो कुछ नॉर्म्स को मिनिमम आपस में एजेंडा तय करती साहब, आप बात दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये आपकी जमात की सोच नहीं है, ये आपकी इंडिविजुअल सोच तो है। आपको एक ब्रॉडर कंसेंसस चाहिए, एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता है ना, जो उसके ऊपर आपको एक ब्रॉडर कंसेंसस चाहिए, वो नहीं है हमारे यहाँ। इसीलिए हमारे यहाँ ये क्योस वाली फजा नजर आती। मैं आपसे 100% एग्री हूँ। जब तक आप एक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और मैं ये कहता हूँ सिर्फ 3 पॉइंट्स के ऊपर तय कर लें। नंबर 1 ये तय कर लें कि इलेक्शन जो हमारे होने हैं उनमें 100% इलेक्शन कमीशन को कैसे हमने एम्पावर करना है। सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, हम उसमें इलेक्शन कैसे इंश्योर करें कि एक दूसरे के लोग ना तोड़ने पड़े, शो ऑफ हैंड के साथ इलेक्शन हो और पता हो कि इससे एतमाद जो है वो बढ़ेगा। आप अदालती इस्लाहात के ऊपर कि जब जुडिशरी में केस जाए तो ऐसी जुडिशरी हो जिसके ऊपर सबका एतमाद हो और वो समझें कि कोई अब जुडिशरी के पास केस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा, आप जो, और उसके साथ ही आप एहतसाब का तरीका तय कर ले कि हमने, ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर करप्शन हो रही है और आपके केस नहीं बनना। अब लोग आते हैं अपोजिशन के, वो सिर्फ अपने केसेस पे बात, उनका और कोई एजेंडा नहीं होता, वो सिर्फ अपने केसेस पे बात करते हैं। सो उसके नतीजे में एक पूरा जो कह लीजिए कि जो फासला है वो बढ़ता है। फिर और इसके साथ जो आपका एहतसाब का अमल है उसको आपने कैसे रेगुलेट करना है ताकि पता हो कि ये जो निज़ाम चल रहा है ये एक इंडिपेंडेंट निज़ाम है, इस पे हुकूमत इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती और अपोजिशन इसको यूज नहीं कर सकती। ये फिर हम स्ट्रक्चर्स बना सकेंगे इदारों के। अगर हर वक्त 24 घंटे लड़ते रहेंगे तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, आपके जो अनइलेक्टेड एडवाइजर्स और मामनीन खुसूसी हैं वो मुझे लगता है कि डोमिनेट करके ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं इस वक्त आपकी जमात को। देखिए, बात यह है जी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बड़ी वाज़ेह है। उसमें यह है कि आप अनइलेक्टेड लोग जो हैं उनको शामिल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ऑन एन एडवाइजरी रोल, नॉट ऑन अ डिसीजन मेकिंग रोल। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो डिसीजन मेकिंग हैज़ टू रेस्ट विद द इलेक्टेड पीपल, और जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं उनको एडवाइजरी रोल्स में अलबत्ता डेफिनेटली लिया जा सकता है ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ जजमेंट जो है वो बेहतर हो। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ने हैं, जवाब लोगों को उन्होंने देने हैं कल जा, क्या नॉन इलेक्टेड लोगों ने जवाब तो नहीं देना। लिहाजा ये फंडामेंटल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, दैट डिसीजन मेकिंग विल। फवाद चौधरी साहब, आपकी आवाज़ कट रही है, मैं सुन नहीं आपको पाया आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, लेकिन प्रोग्राम का एंड आ गया। मैं आ रहा हूँ आपका, आप हमारे साथ थे फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।